Welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8. Okay, and this is a part of civics and lesson number 2 and the lesson name is Secular Vision of the Indian Constitution. इस लेसन का नाम जो है सेक्युलर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सेक्युलर मीन्स क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, है ना। किसी भी मतलब अलग अलग धर्म के साथ एकजुट मिलजुल के रहना, उसको क्या कहते हैं, सेक्युलर। ठीक है, तो सेक्युलर की जो मेन दृष्टि है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कैसी है। ठीक है, इस बारे में आज हम इस लेसन में जानकारी देखेंगे। ठीक है, इस लेसन में जो सेक्युलर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो पार्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ऐसे दो पार्ट है इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजों का हमें अधिकार दिया गया है, एक तो राइट्स दिए गए हैं और दूसरे ड्यूटीज दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं। एक जो पहला राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है ना। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो करारनामा वगैरह जो होता है, मतलब जो भी किसी पर अत्याचार होता है तो उसके विरुद्ध लड़ने का भी अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक भी अधिकार है हमें। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल के जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रकार होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार हमें होता है। ठीक है, ये जो है हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, ड्यूटीज कौन कौन से है वो देखेंगे। फर्स्ट जो ड्यूटी है वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड इज रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है ना, संविधान को मानना। दूसरा जो है वो रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, मतलब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत जो है अपना जन गण मन, उसकी रिस्पेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटीज है ना। थर्ड जो है मेंटेन पीस एंड प्रमोट हार्मोनी, शांतता मतलब अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने जिले में क्या रखना, शांति रखना, है ना, शांति मेंटेन करना, ये भी अपनी एक ड्यूटी है। वैल्यू ऑफ प्रिजर्व अवर रिच हेरिटेज, है, मतलब अपनी जो हेरिटेज है उसको क्या, उसकी जो वैल्यू हमें समझना है। ठीक है, और जो लास्ट जो ड्यूटी है वो है प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, अपनी नेचुरल जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करना और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, है ना, जानवरों को प्रोटेक्ट करना, जानवरों को बचाना, है ना, ये भी अपनी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो इस तरह से दो पार्ट है, राइट्स और ड्यूटीज, इसके बारे में हम डिटेल में भी जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। The term secularism refers to a system of social and political organization where no religion is given special treatment. जो सेक्युलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वो एक सिस्टम है जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं है, वो उसमें स्पेशल कुछ ऐसे काम करती है, ट्रीटमेंट करती है, वर्क करती है। The constitution of a country adopts a secular vision when its politics are not influenced by religious views. In this chapter you will study. तो ये जो कुछ ऐसे पॉलिसीज जो बनाए गए हैं सेक्युलर विजन्स में, जैसे धार्मिकता के ऊपर और पॉलिटिकल के ऊपर, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट बताया है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस द सेक्युलर आइडियल्स ऑफ द इंडियन यूनियन, मतलब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से उसको प्रतिस्पष्टित कर सकते हैं, है ना, और उसमें किस तरह से हम एक मतलब सेक्युलर इंडिया की जो आइडिया है वो हम किस तरह से इंडिया को यूनियन एकता हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। सेकंड जो है, हाउ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर इम्पोर्टेंट इन प्रमोटिंग आवर सेक्युलर आइडियल्स। ये हम देखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स और जो ड्यूटीज है वो हमें मतलब सेक्युलर आइडियाज बनाने के लिए किस तरह से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है, ये हम इस लेसन में जानेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लोगों को अपने रिलीजन की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हम 3 पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
Emphasis on secularism is one of the most important features of the Indian Constitution. The Constitution of India prohibits discrimination on the basis of any particular region, race, caste, sex or place of birth. है ना, मतलब जो अपनी जो सेक्युलरिज्म हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, धर्म निरपेक्षता हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्यों इम्पोर्टेंट बनाई है, वो इसलिए कि अपने इंडिया में जैसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब जो भेदभाव होता था, है ना, किसके ऊपर पर, जैसे रिलीजन पर, धर्म के अनुसार, कास्ट के अनुसार, है ना, कलर के ऊपर और सेक्स के ऊपर और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता था। इसीलिए अपने कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्मनिरपेक्षता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। द वर्ड सेक्युलर वॉज इनकरप्टेड इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट इन 1976। 1976 में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड है सेक्युलर वर्ड, इसको उसमें ऐड किया गया था अपने प्रिम्बल में। सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो धर्मनिरपेक्षता है वो सभी धर्म के लिए इसको कंपल्सरी कर दिया था। इट ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। इसका ही अर्थ क्या है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि इंडिया एक मतलब ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऐसे धर्म का कोई राज्य नहीं है। इसमें सभी धर्म के सभी लोग एक साथ यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है। एज अ सेक्युलर स्टेट इंडिया डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। अपनी जो इंडिया है या फिर अपना जो कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है वो कैसा है, सेक्युलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना, उसमें कोई मतलब अपनी इंडिया जो है वो कभी किसी भी जाति के फेवर में नहीं आता, या फिर किसी भी जाति के अनुरूप वो कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। द पीपल ऑफ अ स्टेट आर अश्योर्ड ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड सेक्युलर पॉलिसी ऑफ द स्टेट थ्रू द लैंग्वेज ऑफ राइट्स। Chapter 3 of the Indian Constitution lists several rights termed collectively as fundamental rights. लोगों अपने राज्य के जो लोग हैं उन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो मतलब बिना मतलब किसी भेदभाव के जो सेक्युलर पॉलिसी उन्होंने अपने स्टेट में बनाई है, और लोगों को उसमें एक राइट उनको मिला है कि लैंग्वेज ऑफ राइट्स, मतलब भाषा का भी अधिकार उनको मिला है कि वो अपने धर्म की लैंग्वेज वो बोल सकते हैं फ्रीली, उनको कोई भी इसके ऊपर भी कोई भी पाबंदी नहीं दी गई है। और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में ये बताया गया है कि जो सिविल राइट्स है, जो सामान्य जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य है, वो उसको ही क्या कहा गया है, इसमें फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। लेट अस लर्न मोर अबाउट फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। The Constitution of India guarantees equality to all its citizens. It established the rule of law as an important element of the Indian democracy. अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दी है सभी जो नागरिक है उनको हम क्या कौन सा अधिकार देंगे, इक्वालिटी का, समानता का अधिकार सबको सेम रहेगा। और इस पर उन्होंने रूल भी, मतलब जो लॉ का एक रूल भी उन्होंने इसमें बनाया है इंडियन डेमोक्रेसी का। It states that the state cannot discriminate against a citizen on grounds of religion, sex, caste, sex और place of birth। मतलब इसमें ये बताया गया है कि हम जो इंडिया कंट्री जो है वो किसी भी कास्ट के अनुरूप, किसी भी सेक्स के अनुरूप या फिर किसी भी रिलीजन के ऊपर या प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान देखा जाएगा। एवरी सिटीजन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेस मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। अनटचेबिलिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी उसमें बताया गया कि
जो अनटचेबिलिटी है, मतलब जो अस्पृश्यता जो पहले के काल में जो थी लोगों में, तो वो उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, अनडिक्लेयर कर दिया, मतलब उसको भी कैंसिल कर दिया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिक्लेयर किया है कि जो इस तरह की अनटचेबिलिटी फैलाएगा समाज में, उसको कानून के तरफ से, लॉ की तरफ से क्या मिल होगी, पनिशमेंट होगी, वो पनिश के लायक वो पर्सन रहेगा। The state cannot discriminate against anyone in matter relating to employment. However, this excludes the special provisions for the weaker sections of society, including the scheduled castes, the scheduled tribes, and the other backward classes. और इसमें ये भी बताया है कि अपना जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करने वालों के अगेंस्ट में वो जाएगा। और जो भी समाज में कुछ ऐसे कमजोर जो ऐसे सेक्शंस होते हैं उनको वो कुछ ऐसे स्पेशल चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। और जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है ना, SC है, ST है, और कुछ ऐसे अदर बैकवर्ड क्लासेस है, OBC वगैरह है ना, तो इन कैटेगरी के लोगों को कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। स्वतंत्रता का अधिकार तो आज हमें सबको मिला ही है। फ्रीडम इज बेसिक ह्यूमन राइट एंड वेरी a significant element of democracy. Right to freedom guarantees 6 basic freedom to the Indian citizens. मतलब जो फ्रीडम है वो ह्यूमंस का बेसिक राइट है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट है। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए। और इस राइट टू फ्रीडम में कुछ ऐसे 6 फ्रीडम्स बताए गए हैं जिसको इंडियन सिटीजन को गारंटेड वो 6 जो राइट्स है वो दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब भाषण देने का स्वतंत्र है और अपने मत, अपने विचार लोगों के सामने रखने का स्वातंत्र यहाँ पे दिया गया है। सेकंड जो फ्रीडम है वो है असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म्स, मतलब बिना किसी आर्म्स के असेंबली में शांतता क्रिएट करना, शांतता रखना, ये भी एक फ्रीडम दिया है। थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, मतलब अपना कोई यूनियन, अपनी कोई संस्था बनाने का भी फ्रीडम दिया गया है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और एक इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी मूव करने का भी अधिकार हमें दिया गया है। ठीक है, ऐसे कुछ फ्रीडम्स दिए हैं। इसमें से जो नेक्स्ट जो फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी हमें एक अधिकार दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसी अपने पूरे होल कंट्री में कहीं पे भी जाके हम सेटल हो सकते, कहीं पे भी हम जाके रह सकते हैं कंट्री के किसी भी पार्ट में। ठीक है, तो ये एक फ्रीडम है। और जो लास्ट फ्रीडम है वो है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, है ना, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी काम करने की हमें स्वतंत्रता है ना। हम अपने मन से जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो फील्ड हम ले सकते हैं, इसका भी हमें क्या है, फ्रीडम दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ये फ्रीडम में कुछ ऐसे 6 जो फ्रीडम्स है वो बताए गए हैं। अब हम इसमें जो ये आगे देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने क्या, मतलब किस तरह के और कुछ एक्स्ट्रा जैसे पब्लिक ऑर्डर्स में क्या क्या उन्होंने हमें जो फ्रीडम्स है वो दिए हैं, है ना। Sometimes the government can impose certain restrictions on this right in the national interest so that it does not affect the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign state and public order। और इसमें एक जो एक्स्ट्रा जो राइट हमें दिया गया है, जो वो राइट जो है वो है कि मतलब किस तरह से हम दूसरे कंट्री से हम अपना जो, या दूसरे स्टेट से हम अपने रिलेशन बना सकते हैं ना, फ्रेंडली रिलेशन हम उनसे रख सकते हैं, एक सिक्योरिटी रख सकते हैं। ये भी हमें एक जो फ्रीडम का अधिकार जो दिया है ये भी एक उसमें से है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड्स आर सम इम्पोर्टेंट राइट्स, और कुछ इसमें कुछ इंक्लूड किए गए हैं अधिकार, वो हम एक 1 by 1 देखेंगे। पहला है
No person can be deprived of his or her personal liberty or his or her life expect according to procedure established by law। मतलब इसमें ये बताया है कि कोई भी पर्सन किसी और पर्सन की लाइफ, पर्सनल लाइफ या पर्सनल किसी चीजों में वो अपना खुद का कोई भी इंटरफेयर वो कर नहीं सकता। ठीक है। सेकेंड जो है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड विल हैव टू बी टोल्ड द रीजन फॉर सच अरेस्ट। और लॉ के इसमें ही बताया गया है कि किसी भी कोई भी अगर पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है, तो वो उस पर्सन को ये बताने का भी स्वतंत्र है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया है, उसका रीजन क्या है ना, ये सब भी बताने का उसको फ्रीडम है। और जो थर्ड जो फ्रीडम है वो है, द अरेस्टेड सिटीजन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज और हर अरेस्ट। और जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ये भी अधिकार है कि वो 24 घंटे में अपने नजदीक का कोई भी अगर जो मैजिस्ट्रेट है उसको वो मतलब ब्रॉड कर सकता है। ठीक है, तो उसको हायर कर सकता है। If arrested, the person has the right to defend himself or herself by consulting and engaging a lawyer। और अगर वो अरेस्टेड पर्सन जो है उसको ये भी राइट दिया गया है कि वो अपना खुद का एक कोई भी जो वकील है, लॉयर है, उसको वो खुद ही हायर कर सकता है और उससे कंसल्ट भी कर सकता है अपने केस के बारे में। ठीक है, ये कुछ ऐसे जो फ्रीडम से इसमें ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट हम राइट हमारा देखेंगे वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिकता स्वतंत्र है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट हैज टू बी impartial in dealing with all religions। The Constitution guarantees the right to freedom of religion according to which all religions are equal before the law। इसमें ये बताया गया है कि जो भी ये जो धर्मनिरपेक्षता जो है ये अपने कैसी स्टेट के आइडिया पर वो बेस्ड है कि जिसमें उसमें डीलिंग की गई है कि हर एक धर्म के अनुसार लोग यहाँ पे एक साथ रह सकते हैं, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये गारंटी ली है कि सभी धर्म को सभी समान अधिकार, उनको स्वतंत्रता का अधिकार भी उनको दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। और सभी जो रिलीजन्स है वो लॉ के सामने कैसे है, बिल्कुल इक्वल है, सभी धर्म समान है। No religion will be given preference over the other। किसी भी चीज में रिलीजन को कभी भी फर्स्टली प्रीफर उसको नहीं दिया जाएगा। Every person has the right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in। हर पर्सन को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके और उस पर खुद का वो बिलीव कर सके, है ना। ये हर पर्सन को इसका अधिकार है। Every religious community has the right to establish institutions for religious and charitable purposes and to manage its affairs। हर धर्म की जो कम्युनिटी है, जो भी मतलब जो समाज है, उसको ये भी अधिकार है कि वो अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस, अपने खुद के धार्मिकता के लिए वो अपने इंस्टीट्यूशन, अपने कुछ ऐसे चैरिटेबल चीजें वो उसको इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है। No citizen can be denied admissions in any educational institution managed or aided by the state on the basis of religion, caste or race। और इसमें ये बताया है कि कोई भी नागरिक मतलब अपने किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो सिर्फ किसी जाति के अनुसार ही वो उसमें एडमिशन नहीं कर सकता है, और उसमें जो बेसिक जो चीज़ें ऐड वो कर सकता है कि उसमें जैसे रिलीजन, कास्ट और रेस, इनके बारे में वो अगर अपने मतलब किसी भी स्कूल्स में या किसी इंस्टीट्यूशन में उसको अगर उसकी जो शिक्षण अगर देना है तो इसका भी अधिकार दिया गया है। The Constitution prohibits the imparting of religious instructions in schools run by the state or receive aid from the state। Constitution ने ये भी prohibits किया है कि किसी भी धर्म के अनुसार, किसी भी धर्म की जो स्कूल वगैरह होते हैं वहाँ पे अपने स्टेट के जो भी चीज़ें हैं, स्टेट में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन सबको अपने अपने धर्म के अनुसार उनको उसकी शिक्षा देने का भी अधिकार दिया गया है। It is noteworthy that secularism
mechanism in the Indian Constitution as expressed in the right to religious freedom includes protection of the interest of the minorities. और जो धर्मनिरपेक्षता है अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये एक्सप्रेस किया है कि जो रिलीजियस धार्मिकता का जो अधिकार है, धार्मिकता की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसमें सभी धर्म जाति के लोगों के सभी जो धर्म के लिए प्रोटेक्शन उसमें दिया गया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। The Indian Constitution recognizes the dignity of the individual and protects him or her against any form of exploitation. The right to exploitation clearly prohibits. इसमें ये बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो इंडिविजुअल जो भी डिग्निटी है, जो भी प्रतिष्ठा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मतलब किसी और जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, मतलब जो शोषण वगैरह, जो अत्याचार वगैरह किया जाता है, उसके विरुद्ध अपने खुद को प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे अधिकार के बारे में बताया है। इसमें पहला है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स में प्रतिबंधित कोई चीजें है ना। दूसरा जो है वो फोर्स्ड लेबर विच इज डन विदाउट एनी वेज इन रिटर्न व्हेन सच अ सर्विस इज रेंडर्ड ऑन अ लाइफ लॉन्ग बेसिस इट इज टर्म्ड एज बॉन्डेड लेबर। मतलब जो पहले जो छोटे छोटे मतलब बच्चे होते थे उनको चाइल्ड लेबर बना दिया जाता था, है ना, बचपन में ही उनको काम में लगा दिया जाता था पढ़ाई बंद करके, है ना। तो उन सब के भी अगेंस्ट अगर ऐसा कभी कुछ हो रहा है तो इसके विरुद्ध भी आवाज उठाने का हमें अधिकार है। बच्चों को इस तरह से छोटे बचपन में ही काम कराना ये कानूनन गुनाह है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन अ फैक्ट्री, माइन और इन एनी अदर हैजर्डस जॉब। मतलब 14 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी जॉब में काम करना ये भी क्या है, कानूनन गुनाह है। ठीक है, जो नेक्स्ट राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज एंड डाइवर्स कल्चर्स। ये तो पता ही है हमें कि इंडिया जो है वो एक मल्टीपल लैंग्वेजेस की कंट्री है, या इस अपने इंडिया में अलग ऐसे कितने तो भी लैंग्वेज में बात की जाती है, बोला जाता है ना। और डाइवर्स कल्चर से अलग अलग संस्कृति भी है, अलग अलग धर्म के अनुसार। In order to protect minorities and maintain this diversity, the Constitution provides for cultural and educational rights. अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ये जो अलग अलग तरीके की जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो भी माइनॉरिटीज है, उनकी जो विविधता है उनको मेंटेन रखना और उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। और हर एक इसमें कल्चरल और एजुकेशन राइट्स भी दिए गए हैं। These rights address the concern of minority communities. Some of the assurance given under these rights are the following. इसमें कुछ ऐसे जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है उनको कुछ ऐसे और एक्स्ट्रा जो राइट्स दिए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे पहला जो है एवरी सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज द राइट टू कंजर्व देयर स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। मतलब हर सेक्शन की जो इंडियन भारतीय संस्कृति की जो लोक संख्या है उसमें हर एक सेक्शन में एक ऐसा राइट दिया गया है सभी लोगों को कि वो अपने खुद के लैंग्वेज, अपने खुद की संस्कृति वो यहाँ पे बना सकते हैं, अपने खुद की लैंग्वेज में वो बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड है एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट शैल नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज। मतलब इसमें ये एक फ्रीडम दिया गया है कि जो किसी भी मतलब कोई भी जाति धर्म के रहो, कोई भी रहो, किसी भी लैंग्वेज के पर्सन रहो, वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स चॉइस। हर सेक्शन की मतलब समाज के हर एक सेक्शन के जो लोग हैं वो अपने कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई अपने चॉइस से कोई भी संस्था वो शैक्षणिक संस्था वो ओपन कर सकते हैं, ये भी हमें अधिकार दिया गया है। अब जो नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब जो संवैधानिक जो उपाय है उसका भी अधिकार हमें दिया गया है। In order to ensure that the citizens' rights are respected by the state, the Constitution has provided for the right to constitutional remedies.
मतलब हमें जैसे सिटी जो भी नागरिक होते हैं, है ना, किसी भी कंट्री के जो नागरिक है उनके राइट, उनको ये राइट दिए गए हैं कि वो अपने स्टेट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कि क्या कर सके, वो रिस्पेक्ट कर सकते, रिस्पेक्ट के अनुसार वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे उपाय वगैरह होते हैं, कोई रेमिडीज है उसमें उसका भी अधिकार उनको दिया गया है। दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट एंड मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। मतलब इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है और जो अदर जो दूसरे भी राइट्स है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस राइट, मतलब नीचे कुछ ऐसे राइट्स के वर्च्यूज दिए गए हैं। पहला है सिटीजन्स आर एम्पावर्ड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, एनी ऑफ द हाई कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट इफ ही और शी थिंक एंड ऑफ हिज और हर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। मतलब अपने कंट्री का कोई भी पर्सन हो, कोई भी नागरिक हो, उसको ये पावर दी गई है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो अगर मतलब किसी भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ों के अपोजिट अगर उसको कोर्ट में वगैरह कोई केस करना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर किसी भी अदर कोर्ट में वो अपना केस वो कर सकता है, अपनी आवाज वहाँ उठा सकता है, ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, जो सेकंड है वो है द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू डायरेक्टिव्स, ऑर्डर्स और राइट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स है उनको ये पावर दिया, मतलब उनका जो पावर है वो इशू करते हैं, जो भी कोर्ट है वो उनको ये पावर दिया गया है कि वो उस केस के खिलाफ जो भी एक्शन ले रहे हैं या जो भी उसका रिजल्ट दे रहे हैं, है ना, उसको वो भी एक मतलब फंडामेंटल राइट में ही आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखेंगे फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स मतलब मानव के अधिकार के लिए कौन से राइट्स है। टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। दिस इज अचीव्ड बाय गिविंग सम बेसिक राइट्स टू देम। दिस राइट्स आर नोन एज ह्यूमन राइट्स। मतलब पूरे दुनिया में जो सबसे मतलब जो बेटर प्लेसेस होते हैं या फिर जो डिग्निटी होती है, जो क्षमता होती है हर एक ह्यूमन के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसे बेसिक राइट्स दिए गए हैं ह्यूमंस के लिए, जिसी को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स ड्रॉ ऑन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ये जो ह्यूमन राइट्स है वो किसके थ्रू अडॉप्ट हुए हैं, यूनाइटेड नेशन से अडॉप्टेड हुए हैं, और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फंडामेंटल राइट्स है। दिस राइट्स कैन बी इंजॉयड बाय एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अपने इंडिया के हर एक नागरिक जो है वो इन राइट्स को इंजॉय कर रहा है, इन राइट्स का वो यूज भी कर रहा है। द बिलीफ अंडरपिनिंग दिस राइट्स इज that every human being must have some basic rights to lead a dignified life and live up to his or her potential to the best possible extent। इसमें ये बताया है कि जो भी राइट्स है उस पर बिलीव करना, मतलब हर एक जो ह्यूमन है वो अपने कुछ उसके जो सम बेसिक राइट्स है उस पर वो बिलीव करता है, उसको अपने लाइफ में उसको डिग्निफाइड करता है, उसकी क्षमता बढ़ाता है ना, और अपने उन जो भी उनको राइट्स दिए उसका सही तरीके से वो उसका यूज करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। मतलब जो धर्म और जो राज्य है उसका सेपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे हुआ है वो देखेंगे। द स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन। कि अपने इंडिया में किसी भी तरह के स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेल्ट इट इम्पोर्टेंट टू कीप रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कुछ जैसे नीचे रीजंस दिए गए हैं उसकी वजह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन और स्टेट के सेपरेशन का उन्होंने निर्णय लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इनेबलिंग द कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। A democratic state should not discriminate on the basis of religion. All religions are equal before the state in India। मतलब अपने जो स्टेट है वो कैसा है, स्टेट है डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकशाही का राज्य है ना। इसमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी रिलीजन के बेस पर, है ना। हर रिलीजन यहाँ पे कैसे है, सेम है। और अपने इंडिया में सब जो है सभी धर्म को, सभी रिलीजन को सेम माना जाता है। नो रिलीजन इज टू बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ओवर द माइनॉरिटीज। और
अपने इंडिया में किसी भी तरीके की कोई भी रिलीजन का मतलब कोई प्रेफरेंस नहीं है ना। किसी भी धर्म को हम कभी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते। सभी धर्म क्या है, इक्वल है ना। इस और जो भी मेजोरिटी या फिर जो माइनॉरिटी है उनमें भी हम कोई भी डोमिनेशन नहीं करते, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स डेमोक्रेटिक राइट्स, पर्टिकुलरली द राइट टू इक्वेलिटी टू ऑल है। इसमें जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो भी है, लोकशाही के जो अधिकार जो भी हक, इसमें सब जो पर्टिकुलरली सबको समानता का अधिकार दिया गया है ना। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब धर्म के जो स्वतंत्रता है उसको प्रोटेक्शन देना है। लोगों की जो धर्म है उसको प्रोटेक्शन मतलब उसकी स्वतंत्रता का प्रोटेक्शन। देखिए, under the right to freedom of religion, every Indian citizen is to freely follows his or her conscience with regard to religious beliefs। मतलब राइट टू फ्रीडम के अंडर में मतलब जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसके जो धर्म के स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंडर में हर एक जो इंडियन सिटीजन है, हर एक जो भारतीय का नागरिक, भारत का जो नागरिक है, वो सारे जो है कैसे है, वो फ्री है ना। मतलब फ्रीली अपने धर्म को वो ज्यादा मान दे सकते हैं, फ्रीली अपने धर्म का वो प्रचार भी कर सकते हैं और उस पर अपने रिलीजियस बिलीफ भी बना सकते हैं। In other words, following a religion is a matter of personal choice for any individuals and the state should have no role in it। और अपने इंडिया के लोग जो है वो अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने खुशी के अनुसार वो अपने पर्सनल चॉइस से अपना रिलीजन भी वो चूज कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर किसी को किसी पर्टिकुलर दूसरे धर्म में अगर उनको जाना है, कन्वर्ट होना है, तो उस तरह से अपना जो धर्म है वो चेंज कर सकते हैं। उसकी अपनी चॉइस से वो अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इन कंफॉर्मिटी विद द स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म इंश्योरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्षता का जो स्पिरिट है वो सभी के लिए कैसे है, समान रूप में दिया गया है। अब हम देखेंगे स्टेप्स टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। No religion has been accorded the status of state religion, indicating that the Indian state is not controlled by any one particular religion group। मतलब हमारे अपने इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो अपने स्टेटस के अनुसार, अपने रिलीजन को इंडिकेट करते अनुसार वो इंडियन स्टेट में अपना ऐसा कोई भी वो पर्टिकुलर कोई रिलीजन का ग्रुप नहीं है जो अपना कंट्रोल यहाँ पे बना सकता है ना। कोई भी रिलीजन का कंट्रोल नहीं है इंडिया पे। सभी जो रिलीजन है वो कैसे समान है, सभी के लिए सेम अधिकार दिए गए हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो अपने गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को ये कंपेल नहीं दिया है कि मतलब वो अपने धर्म के अनुसार वो कुछ ज्यादा टैक्स भरे या कम टैक्स भरे, है ना। ऐसा किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए समान टैक्सेस है ना। सभी लोग जो है अपने रिलीजन इंस्टीट्यूशन के अनुसार, धर्म के मतलब ऊपर ऐसा कोई भी उनको पाबंद नहीं है कि ये वो धर्म का है तो इसको ज्यादा टैक्स, वो दूसरे धर्म का उसको कम टैक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सभी के लिए सेम समान है, ठीक है। The Indian state gives special protection to the interest of the minorities by making certain expectation for the minority communities in the implementation of laws. For example, under the right to freedom, the citizen of India have the freedom to assemble peacefully without carrying arms. However, the state makes an expectation for the Sikh community because carrying kirpan by a Khalsa Sikh इज अ पार्ट ऑफ सिख रिलीजन, है ना। मतलब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म को प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार जो भी उनके धर्म में जो भी रूल्स है, जो भी नियम है, उसको फॉलो करने का भी अधिकार दिया गया है। जैसे सिख धर्म है ना, पंजाबी जो होते हैं सिख धर्म, उनमें उनके धर्म के रूल्स के अनुसार उनको चाकू वगैरह, है ना, उनके 5 करार होते हैं, जैसे चाकू है, कंघा है ना, ये सब जो सारी चीजें हैं वो उनके पास रखने का मतलब उनके धर्म में ही वो रूल है। तो इसका अधिकार गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि तुम्हारे धर्म के अनुसार जो भी रूल्स है उस रूल
उनका तुम लोग पालन कर सकते हो, है ना। तो इसलिए जो पंजाबी लोग होते हैं, जो सिख लोग हैं, उनके पास आप हमेशा एक चाकू हमेशा उनके पास होता है ना। चाकू, कंघा, हाथ में कड़ा, इस तरह से कुछ ऐसे 5 कड़ा है उनके। तो इस तरह से वो लोग अपने रूल्स के अनुसार वो चीजें अपने पास वो रखते हैं। तो ये भी अधिकार गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है, ठीक है। Thus, the Indian secular state works in various ways to prevent religious prejudice or discriminations. The Indian Constitution, through the preamble, fundamental rights and directive principles, has established a secular state based on the principles of equality and non-discrimination. इसी तरह से अपनी इंडिया जो है कैसी है कंट्री है, बिल्कुल सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। और इस कंट्री में ऐसे अलग अलग तरीके के जो वर्क है वो मतलब जो भी अलग अलग तरीके के काम है वो सभी लोग कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अन्याय के। और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स के जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी नियम है, उसको भी सेक्युलर स्टेट में के बेस पर उन्होंने उस नियम को बिल्कुल समान और बिना किसी भेदभाव के सभी को दिए गए हैं। अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अ नोवेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज। द फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एक ऐसे फीचर्स है जो जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड किया गया है। और ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को भी मतलब उसमें कंटेंट उसका दिया गया है। However, it was felt that the relation between the people and the state is reciprocal. मतलब जो रिलेशन होता है, जैसे लोगों के और राज्य के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या क्या कहा जाता है, रेसिप्रोकल कहा जाता है। इफ पीपल एंजॉय सर्टेन राइट्स दे मस्ट आल्सो फुलफिल ड्यूटीज टुवर्ड्स द स्टेट। और अपने लोग जो है वो इन सभी जो राइट्स है, सारे जो राइट्स दिए गए उन सबको एंजॉय कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का भी वो पालन कर रहे हैं। Subsequently, the 42nd Constitution Amendment Act 1976 introduced 10 fundamental duties in Article 51A of the Constitution of India. मतलब 40 सेकंड का जो मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो एक एक्ट बनाया गया था, अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 40 सेकंड का। तो इसमें ये जो कुछ ऐसे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसके बारे में उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। और उसको ड्यूटीज की जो एक आर्टिकल 51A है उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें वो बताया गया है। द 86th Constitution Amendment Act 2002 has added one more fundamental duty। और उसके बाद 2002 का जो एक्ट बना था, अमेंडमेंट एक्ट द 86th कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो उसमें एक एक्स्ट्रा और ऐड की गई थी। एज अ रिजल्ट देयर आर नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से टोटल हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आज अपने इंडिया के सिटीजन उसका पालन करते हैं। तो पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना, अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। दूसरा जो है वो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अपने जो इंडिया को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी स्ट्रगल किया था लोगों ने, है ना, उसी चीजों को फॉलो करके उनके ही नक्शे कदम पर चलना, ये भी एक हमारी ड्यूटी है, उसका पालन करना, उसको सम्मान देना, है ना। और जो थर्ड है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अपने इंडिया की जो समानता है, सोवेरेनिटी है, यूनिटी है, एकता है और जो इंटीग्रिटी है, इन सबको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और अपने कंट्री में जो भी नेशनल सर्विसेज है, जो भी राष्ट्रीय जो काम है, उसको भी डिफेंड करना, ये भी अपना एक ड्यूटी है। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women। और इसमें एक दूसरा जो ड्यूटी जो बताई है वो है कि
अपनी जो हारमोनी है ना, उसको प्रमोट करना, और जो अपनी स्पिरिट है उसको कॉमन, मतलब जैसे हर लोगों में जैसे समानता, जैसे ब्रदरहुड, भाईचारा जिसे कहते हैं ना, अपने इंडिया में जो सभी लोगों को समान भाई बहन जैसे बंधुता के जैसे रहना है ना, और धर्म में भेदभाव ना करना, किसी भी धर्म के हो सब मिलजुल के रहना, ये भी हम सबको मिला जुला के रखना, ये भी हमारी क्या है, एक ड्यूटी है ना। और जो नेक्स्ट जो है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, अपनी संस्कृति की वैल्यू को कायम रखना, अपनी जो संस्कृति है उसको बनाए रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो और एक दूसरी जो हमारी ड्यूटी है वो है अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, अपनी जो नैसर्गिक पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करना है ना, जंगलों को बचाना, और जो नदियाँ है, लेक्स है, जो जंगली जानवर है, अपनी जो वाइल्ड लाइफ है, उन सबको प्रोटेक्ट करना भी हमारा क्या है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। ठीक है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, अपने जो साइंटिफिक जो टेम्पर है उसको बढ़ाना, उसमें कुछ डेवलप करना है ना, ये भी अपनी एक ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना, और जो वायलेंस वगैरह करते उसके अपोजिट उसके अपोजिट आवाज उठाना है ना, ये भी करना हमारी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी एक ड्यूटी है। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the national constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, और अपने जो भी अपनी कोई क्वालिटीज है अपने अंदर, जो भी कोई एक एक्सीलेंस है, अपनी कोई एक्सीलेंस चीज है, उसको उस एक्टिविटी को इंडिविजुअल करना, उसको कलेक्ट करना, और अपने उसका यूज अपने नेशन के लिए करना, अपने राष्ट्र के लिए करना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। ठीक है। और जो लास्ट जो हमारी ड्यूटी है वो है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट और द गार्डियन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years एज द केस में भी, मतलब जो एजुकेशन जो है उसकी संधि लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन को पहुंचाना है ना, जैसे ऐसे पेरेंट्स या फिर ऐसे कोई गार्डियंस है जिनको एजुकेशन जो अपने बच्चों को दे नहीं पाते हैं है ना, तो उनको हेल्प करना, उनके बच्चों तक एजुकेशन को प्रोवाइड करना, और जो 6 से 14 साल के बच्चों के बीच के जो बच्चे होते हैं उनको स्ट्रिक्टली एजुकेशन के लिए फोर्स करना है ना, तो ये भी अपनी एक ड्यूटी है। It is expected that the citizen of India, while enjoying fundamental rights, should also perform these duties. अपने जो भी फंडामेंटल राइट है वो हर एक भारत के नागरिक को इसको फॉलो करना, इसको निभाना, ये सबसे मतलब क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपनी ड्यूटी है। Although there is no provision in the constitution for direct enforcement of any of these duties, yet the courts are guided by these duties while interpreting various laws. और जो कोर्ट ने भी अपने कानून कायदे में भी इन सब ड्यूटीज को परमिशन दी है कि लोग इसके लिए अपना जो हाथ है वो आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को मतलब ये जो सारी जो ड्यूटीज है इसका पालन कॉन्फिडेंटली वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज का लेसन था वो यही खत्म होता है। इस लेसन में हमने जो भी पॉइंट्स देखे हैं है ना, जो सेक्युलर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो भी हमने आज पॉइंट देखे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने जानकारी ली, अपने ड्यूटीज कौन कौन से उसके बारे में हमने जानकारी देखी है ना। तो इन सब चीज़ों से अगर आप इन सब जो भी टॉपिक हमने आज पढ़े हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आज हमने देखी है, इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।